अच्छा जी बेटा, अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं ना एटॉमिक स्ट्रक्चर की, हमने लास्ट क्लास के अंदर अगर हम थोड़ी सी बात करें, हमने पेपर्स वगैरह सिलेबस हर चीज इन सब की डिस्कशन को देखा था। एंड अगर हम अभी उस पूरे चंक को देखें, तो हमने लास्ट क्लास में एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, इस पूरी बात को देखा था। मैं जल्दी से ना थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है। एक क्विक रिकैप आपको करा देता हूँ कि देखिए हमने ना कुछ बातें डिस्कस की थी। एक हमने डिस्कस की थी कि देखिए एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, लाइक एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वाज मेड अप ऑफ मैटर। दुनिया में हर चीज मैटर से बनी होती है। मैटर इज व्हाट? एक ऐसी चीज जिसका कोई मास हो एंड इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस। एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। ठीक है। एटम्स बनते हैं टाइनी पार्टिकल्स, नोन मैटर बनता है टाइनी पार्टिकल से, जिनको हम कहते हैं एटम्स। एंड देन उसके बाद हमने जो बात डिस्कस की थी दैट वाज बेसिकली ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट बेसिकली एक बहुत प्योर सब्सटेंस का नाम है। एक ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसको मैं फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकता। व्हाट इज एन एलिमेंट? एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस जिसको मैं फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकता। ठीक है, हमने एलिमेंट की डिस्कशन की थी। फिर हमने डिस्कशन की थी मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होता है? व्हेन यू हैव टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जो कि एक साथ ज्वाइन हुए हुए, जैसे कि H2। H2 में दो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एक साथ ज्वाइन हुए हुए थे, राइट? तो इट वाज अ मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद हमने डिस्कशन की थी अबाउट कंपाउंड, कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड की सबसे अच्छी एग्जांपल है H2O। इसमें यू हैव टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे आपके पास दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड एक एटम ऑफ ऑक्सीजन एक साथ बेसिकली बॉन्डेड टुगेदर है, तो दिस इज बेसिकली अ कंपाउंड। ओके। इसमें एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, देखिए यहाँ पे अगर आप गौर करें, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। सो हियर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एक साथ बॉन्डेड टुगेदर है, तो इसको हम कंपाउंड कह रहे थे। उसके बाद फिर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था मिक्सचर। मिक्सचर में बेसिकली क्या होता है, वी से दैट जो मिक्सचर वाला सीन होता है उसमें आपके पास कोई भी दो या दो से ज्यादा चीजों को हमने ऐसे ही रफली बस ऐड करा हुआ है, जस्ट ज्वाइन करा हुआ है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहला रहा था? मिक्सचर कहला रहा था। ठीक है, और उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। इसमें अगर मैं कंपाउंड की बात करूं, छोटी सी एक इनकी वो है डिफरेंस, उसको हम लिख देते हैं कि कंपाउंड के अंदर वी डू हैव केमिकल रिएक्शन। हमारी हर क्लास में ऐसा होगा कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेट से मेरी नेक्स्ट क्लास जो भी होती है ना, जो इंशाल्लाह अपेरेंटली संडे को होगी, तो हम उससे पहले ना अपनी प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा रिकैप करेंगे। ठीक है। इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें नो केमिकल रिएक्शन। फिर हमने यहाँ पे इसके बाद एंड करते हुए एक छोटी सी बात ये की थी कि कंपाउंड को सेपरेट करना इज कंपेरेटिवली इजियर फॉर अस। हाउएवर मिक्स सॉरी कंपाउंड को सेपरेट करना इज डिफिकल्ट फॉर अस, डिफिकल्ट टू सेपरेट, बिकॉज इसमें केमिकल रिएक्शन हो जाता है, राइट? हाउएवर मिक्सचर को सेपरेट करना इज इजियर। ठीक है, ये सारा हमारा लास्ट क्लास का रिकैप है। रिकैप ऑफ लास्ट क्लास। अगर आप आज फर्स्ट क्लास ले रहे हैं, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द प्रीवियस लेसन, बिकॉज सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं एंड उनकी रिकॉर्डिंग्स इंशाल्लाह बेटे मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। ओके। एनीवेज मुझे बताएं, यहाँ तक सबको क्लियर है बेटे? प्रीवियस क्लास के मुताबिक किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? शैला कंटिन्यू, आगे चलो। Yes. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखिए मुझे बस दो बच्चों का रिस्पॉन्ड आया। आई एम गोना अप्रिशिएट अगर मुझे सब रिस्पॉन्ड करें। इफ यू डोंट वांट टू अनम्यूट योरसेल्फ, रिस्पॉन्ड मी ऑन चैट। बट इफ यू नॉट गोना रिस्पॉन्ड मी, I'll and you'll end up going into this meeting waiting room.
या बेटा आई गॉट डिस्कनेक्टेड और समथिंग, जस्ट 1 सेकेंड। बेटा जितने भी आप बेटा नए स्टूडेंट्स हो सब एंड में रखेंगे, आई स्पीक टू यू गाइस, ठीक है। हम थोड़ा सा एक डिस्कशन करेंगे, जितने भी प्रीवियस हैं, हमना है, समरीन है, एंड आई बिलीव नबील है। तो बेटा आप लोग आफ्टर द लेसन यू गाइस कैन लीव, बट एनीवेज आगे चलते हैं। तो दिस वाज अ रिकैप फ्रॉम द लास्ट लेसन। अब ना एक छोटी सी बात मैं करने जा रहा हूँ, अब प्लीज मेरी बात को समझिएगा। देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? फॉर टुडे विल स्टडी कि these atoms are made up of made up of सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब कि सर जो आपका एक एटम है ना, वो भी जो है ना बेसिकली किसी चीज से बना हुआ है। एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो जरा इस पूरी बात को समझते हैं जल्दी से कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स का क्या सीन है। देखिए हमारा जो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मतलब कि मैंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है, एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। एटम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री ऑफ एटम बहुत अच्छा बड़ा टॉपिक है, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व है। हाउ एवर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम एंड क्योंकि हमारा सिलेबस भी हमसे इतना डिटेल नहीं मांगता, तो मैं आपको सिर्फ एक साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा बताऊंगा, जिनका नाम था रदरफोर्ड। और इनका एक्सपेरिमेंट सबसे पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है, बहुत ज्यादा पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है। और इन्होंने ना बहुत अच्छा एक समझे फाउंडेशन दी थी। इन्होंने दुनिया को दरवाजा दिखाया था, एक रास्ता दिखाया था कि हाँ भाई एटम भी, क्योंकि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पहले तक ना हमारे पास जॉन डेल्टन थे, एक और साइंटिस्ट थे, उनकी थ्योरी चलती थी। ही यूज्ड टू से दिस थिंग दैट यू नो द टाइनीस्ट पार्टिकल इज बेसिकली एन एटम, ओके। और उसके बाद हमारे पास जॉन डेल्टन आए, और जॉन डेल्टन के बाद फिर रदरफोर्ड आए और उन्होंने सारी बातें की। या बेटा बिल्कुल, बिकॉज हमारे पास जो है ना रदरफोर्ड थे, बॉहर थे, एंड उसके बाद हमारे पास वेरियस साइंटिस्ट थे। फिर जो लास्ट साइंटिस्ट थे ही बेसिकली यू नो जिन्होंने हमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा बताया। एंड एज यू सेड बेटे योर गुड नेम इज मरहाइम, ओके। सो या, तो बाय द वे ये जो एटम की हिस्ट्री वाला पूरा टॉपिक है ना, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये लोग ये जो है ना हम कुछ यूके के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं जो कि जीसीएसई कर रहे हैं, तो उसके अंदर हिस्ट्री ऑफ एटम भी है। फिर हमारे पास ना एक तो बेटा आईजीसीएसई है कैम्ब्रिज वाला, ठीक है। एक है आईजीसीएसई पियर्सन, पियर्सन बोर्ड का। तो आई बिलीव आप में से बहुत सारे बच्चे आईजीसीएसई के होंगे, बट आप लोग आईजीसीएसई कह रहे हैं कैम्ब्रिज वाला, तो उसके अंदर भी ये पार्ट नहीं है। बट आईजीसीएसई पियर्सन में है, एडेक्सल में है। एनीवेज आगे चलते हैं जल्दी से। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उनकी थ्योरी काफी मशहूर थी। उन्होंने बेसिकली क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि अगर आप अपने सामने एक एटम को रखते हैं, ठीक है, अगर आप अपने सामने एक एटम को रखते हैं और अगर आप उस एटम के ऊपर कुछ अल्फा पार्टिकल्स को फायर करें, ठीक है। अब सर ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो फॉर द टाइमिंग में बस आपको ये कह रहा हूँ कि बेटा अल्फा पार्टिकल्स जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का नाम है। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज इट। इससे ज्यादा अभी आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है मेरी बात समझिएगा, जब रदरफोर्ड ने इन अल्फा पार्टिकल्स को, जो कि फॉर नाउ हम क्या कह रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जब उनको एक एटम के ऊपर फायर करा, तो अगर आप देखें कुछ इस तरीके से हमें नजर आ रहा है। उन्होंने जब इन अल्फा पार्टिकल्स को फायर करा तो 90% अल्फा पार्टिकल्स ट्रांसमिट कर गए। ट्रांसमिट का मतलब है सर कि वो एटम से आर पार हो गए, मतलब कि 90% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स एटम से आर पार हो गए। जब 90% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ट्रांसमिट कर गए, एटम से आर पार हो गए, तो उसके बाद जो है ना रदरफोर्ड ने क्या बोला कि एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस। कि एटम्स बेसिकली क्या होता है हमारे पास? दे आर मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस, मतलब कि जो आपका एटम है वो क्या है? मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस है, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। बिकॉज अगर देखो लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ बेटा इस एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, आपका उस क्लास से गुजर जाना इज नियरली इम्पॉसिबल, बिकॉज सर उसमें तो जगह ही नहीं है। बट बेटा अगर एक क्लास में बच्चे ही नहीं है तो आप आसानी उस क्लास से निकल जाएंगे, राइट। सो ये थोड़ी सी बात है हमारे पास कि उन्होंने क्या बोला कि एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस। जो हमारे एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। और उन्होंने क्यों बात की? बिकॉज 90% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वहां से ट्रांसमिट कर गए, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। एज आई सेड मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, आपको बात समझ नहीं आ रही, यू गोना रेज योर हैंड, बट आपने इस तरह मुझे आगे नहीं जाने देना। जैसे कि अगर लेट्स से मैंने ये वाली बात बताई है ना, अगर ये आपको समझ नहीं आई, आप फौरन से अपना हैंड रेज करें, मैं बिल्कुल आपको एंटरटेन करूंगा, ठीक है। मुझे फौरन से इन्फॉर्म करना है। अगर लेकिन किसी बच्चे का मुझे मैसेज नहीं आ रहा, तो उसका क्या मतलब है? व्हेन देयर इज नो न्यूज, इसका मतलब देयर इज गुड न्यूज, कि हाँ भाई सब बच्चों को समझ आ रहा है, राइट। सो एक तो पहले ही थोड़ी सी बात थी। फिर दूसरी बात के लिए दूसरे जो जो पार्ट हुआ ना, वो बेसिकली ये हुआ
कि उन्होंने कुछ अल्फा पार्टिकल्स को ना एटम के बिल्कुल सेंटर में, एग्जैक्टली सेंटर में फायर करा। अब जो हमें थ्योरी नजर आ रही है ना, या अब जो ऑब्जर्वेशन नजर आ रही है, उसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि देखिए अभी हम सब अपने अपने घरों पे बैठे हुए हैं, हम सब के सामने कहीं ना कहीं आगे पीछे कोई ना कोई दीवार जरूर होगी। ठीक है, तो जरा अपने घर की उस दीवार को गौर करें। मैं अभी अपने सामने, मेरे सामने एक वॉल है, मैं उसको गौर कर रहा हूँ। राइट नाउ अगर मैं एक फुटबॉल को पिक करूं और इस दीवार पे जोर से मारूं, तो क्या होगा कि फुटबॉल उस दीवार पे लग के वापस आ जाएगी। राइट, यस और नो? ऐसा ही होगा ना? फुटबॉल को अगर मैं दीवार पे मारूंगा तो क्या होगा नबील? फुटबॉल दीवार पे लग के फिर बाउंस बैक हो जाएगा। बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, फुटबॉल बाउंस बैक हो जाएगा। अब बेसिकली रदरफोर्ड को ये लगा था कि जब वो एग्जैक्टली सेंटर पे कुछ अल्फा पार्टिकल्स को फायर करेंगे ना, तो वो आपका जो न्यूक्लियस है ना, उसकी बाउंड्री से टक्कर मारकर वापस आ जाएंगे। हाउ एवर, देखिए हुआ क्या। अल्फा पार्टिकल्स आए और वो ना न्यूक्लियस की बाउंड्री तो दूर की बात, जो एटम की जो बाउंड्री है ना, उससे भी काफी पहले से जो है ना बैकवर्ड चले गए। मतलब कि वो आए और अचानक से एक फोर्स से पीछे चले गए। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बेटा मैंने एक दीवार पे फुटबॉल मारी और दीवार को टच होने से पहले ही फुटबॉल मेरे पास वापस आ गई। तो मुझे बताएं, ये तो काफी स्ट्रेंज बात है ना, कि देखिए बेटा मैं यहाँ से दीवार पे फुटबॉल मारा तो दीवार से फुटबॉल लगेगी तभी तो बाउंस बैक होगी। बट मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा क्या हुआ, वो लगे बगैर ही वापस आ गई। तो ये लगे बगैर जो वापस आई ना, इसमें अल्फा पार्टिकल्स, इसमें जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, कोई ना कोई सेटिंग आउट है। तो उनको ये बात समझ आई कि देखें, अल्फा पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर वो इस तरह बेटे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अगर वो इस तरह रिफ्लेक्ट बैक आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर भी कोई पॉजिटिव चीज है। बिकॉज अगर दोनों का सेम चार्ज होगा तभी तो वो रिपेल करेंगे। इजंट इट? यस और नो? अगर अल्फा पार्टिकल्स और न्यूक्लियस का सेम चार्ज है तभी तो वो रिपेल करें। तो उन्होंने, क्योंकि सेंटर वाले अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट बैक हो गए, इसका मतलब क्या है कि सेंटर में कोई ना कोई डेंस मास है, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है जी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि देखें, अल्फा पार्टिकल्स एट द सेंटर गॉट रिपेल्ड, वो रिपेल हो गए, मतलब कि एटम के या न्यूक्लियस की शेल की बाउंड्री को टकराए बगैर ही वापस आ गए। एज अल्फा पार्टिकल्स हैव पॉजिटिव चार्ज, सो देयर मस्ट बी सम पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस इन द सेंटर। इसका मतलब उस एटम के बीच में कोई ना कोई पॉजिटिव स्पीशीज लाजमी मौजूद होगा, क्योंकि अगर वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज ना होता, यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चीज ना होती, तो अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट बैक ना करते, या तो एटम के ऊपर से गुजर जाते, या तो इसको टक्कर मार के वापस आते। हाउ एवर, दो पॉसिबिलिटीज के बजाय क्या हुआ, वो एक हल्का सा पीछे से ही रिफ्लेक्ट बैक हो गए, जिसने ये बात प्रूव की कि सेंटर में वी हैव अ डेंस मास जिसका एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कहते हैं। अब सब बच्चे मुझे बताएं, क्या आप लोग को ये दोनों बातें क्लियर है? यस और नो? ओके, माई अप्रिशिएटेड। बाकी बच्चे बताएं जल्दी से, नबील एंड समरीन, यू ऑल्सो प्लीज। शामिर बेटे एंड ग्रेट। ठीक है ठीक है, चले चले आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखें, फिर दूसरी बात उन्होंने ये बोला कि देखें, अब मेरी बात समझिएगा। शुरू में जो अल्फा पार्टिकल्स थे ना बेटा, वो ट्रांसमिट कर गए थे, जिसकी हमने क्या कहा था कि एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस। तो उन्होंने बोला कि अगर एटम का अपना मास 10 ग्राम है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसमें से जो सिर्फ न्यूक्लियस होगा ना, उसका मास 8 ग्राम होगा। बिकॉज न्यूक्लियस के अलावा बाकी सारा पोर्शन तो एम्प्टी स्पेसेस है। और ये बात मुझे कैसे पता चली थी? बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स ट्रांसमिट कर गए थे। तो उन्होंने क्या बात बोली कि देखें, एटम्स मोस्ट मास लाइज इन द सेंटर। जो एटम का सबसे ज्यादा मास होगा वो कहाँ लाया करेगा बेटा? सेंटर में लाया करेगा। एंड देयर विल, एंड देयर वी हैव अ पॉजिटिवली चार्ज डेंस न्यूक्लियस। ठीक है, डेंस मतलब कि एटम का जितना ज्यादा से ज्यादा जो मास है ना, जैसे लेट्स से अगर पूरे एटम का मास 10 ग्राम है, तो सेंटर के अंदर वी वुड हैव अ 8 ग्राम्स ऑफ डेंस मास न्यूक्लियस, जिसका क्या होगा? 8 ग्राम्स होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? डेंस मास न्यूक्लियस कहेंगे। ठीक है जी, जल्दी से आगे चलते हैं। फिर कुछ और बातें डिस्कस हुई, जैसे कि उन्होंने बोला कि देखिए, जो न्यूक्लियस है इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एंड वी ऑल्सो हैव इलेक्ट्रॉन्स which orbits around the nucleus in electron shells। ठीक है, अब यहाँ पे ना दो बातें डिस्कस हो रही, एक प्रोटॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की, एक न्यूट्रॉन की। तो जरा इनकी जो ना इनकी हिस्ट्री को समझते हैं। मैंने इनकी हिस्ट्री आपको कैसे समझाई थी कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वाज मेड अप ऑफ matter, matter is made up of atoms, and atoms are made up of subatomic particles।
Okay जी, atoms are made up of tiny particles known as atoms are made up of tiny particles known as subatomic particles. अब सबatomic particles जो है ना बेटे, उनकी पहले सबसे पहले टाइप समझते हैं, फिर दोबारा से ऊपर वाली दोनों स्टेटमेंट्स में आएंगे। सबatomic particles आपके पास होते हैं तीन टाइप के। पहला होता है बेटे प्रोटॉन, फिर होता है न्यूट्रॉन, फिर होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का सिंबल स्मॉल पी, न्यूट्रॉन का सिंबल स्मॉल एन, इलेक्ट्रॉन का सिंबल स्मॉल ई। ठीक है। और जो प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज होगा इट वुड बी +1, एंड इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज वुड बी -1। न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज 0 हो जाएगा। प्रोटॉन का जो रिलेटिव मास होगा वो 1 हो जाएगा। न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास 1 और इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास 1/1840। अब यहाँ पे मैं अक्सर बच्चों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बेटे ये रिलेटिव मास, ये रिलेटिव चार्ज का क्या मतलब है? क्या ये नॉर्मल चार्ज और नॉर्मल मास की बात हो रही है? तो उसका आंसर है बिल्कुल नहीं। रिलेटिव मास बहुत डिफरेंट है रिलेटिव नॉर्मल मास से। रिलेटिव मास का पता है क्या मतलब है? रिलेटिव का मतलब होता है कंपेरेटिव मास। मतलब कि जैसे लेट्स से अगर मैं बाजार पे गया और मैंने बोला मुझे 1 kg एप्पल चाहिए, तो वो 1 kg का ब्लॉक रखेगा एक पेइंग बैलेंस पे ना, और दूसरी तरफ वो क्या करेंगे, एप्पल पुट कर देंगे। तो मैं कहूंगा कि दिस फ्रूट पर्सन हैज गिवन मी एप्पल्स रिलेटिव टू 1 kg ब्लॉक। कि इस बंदे ने मुझे एप्पल्स दिए हैं रिलेटिव टू 1 kg ब्लॉक, मतलब कि कंपेरेटिव टू 1 kg ब्लॉक। फॉर नाउ आई एम गोना से इंशाल्लाह ये रिलेटिव वाला जो पूरा टर्म है ना, इसको हम मोल्स वाले चैप्टर में, स्टोइचियोमेट्री वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग आई एम गोना से कि आप बस इतना याद करें कि प्रोटॉन्स का रिलेटिव चार्ज +1 है, इलेक्ट्रॉन्स का रिलेटिव चार्ज -1 है, एंड न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, इनका कोई चार्ज नहीं होता। और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का रिलेटिव मास 1 है, एंड इलेक्ट्रॉन्स का रिलेटिव मास 1/1840 है। सर व्हाट इज द मास यूनिट लाइक 1 माइक्रोग्राम्स? देखे देखे हमारे पास ना, ये जो इसको ना बेटे, दिस इज नॉट माइक्रोग्राम्स, ये एक कंपेरेटिव मास है। जो रिलेटिव मास, ये रिलेटिव चार्ज होता है ना बेटे, इनका नो यूनिट होता है। दे डोंट हैव एनी यूनिट्स, दे हैव नो यूनिट्स। ओके। जो रिलेटिव चार्ज या रिलेटिव मास होता है ना बेटे, दे हैव नो यूनिट्स, इनका कोई यूनिट नहीं होता। एंड अगर हम बात करते हैं मास की, तो मास के कुछ पॉपुलर यूनिट्स है जो हम यूज करते हैं, जैसे कि ग्राम्स, किलोग्राम्स, पाउंड, जैसे आपने बताया मिलीग्राम्स। तो ये सारे कुछ पॉपुलर यूनिट्स हैं, बट यहाँ पे वो यूनिट्स इस्तेमाल नहीं होते। सवाल ये है कि सर आप एटम्स वगैरह के लिए ये वाले यूनिट्स को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो इस सवाल का और ये रिलेटिव का वर्ड, इसको बहुत डिटेल में मैं इंशाल्लाह स्टोइचियोमेट्री में पढ़ाऊंगा। ठीक है। नेवर माइंड, आगे चलते हैं जल्दी से। तो देखें हम जरा एटम के अगर स्ट्रक्चर को समझें, ये एटम का स्ट्रक्चर है। सेंटर में बेटा वी हैव अ डेंस मास व्हिच इज बेसिकली नोन एज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ये मेरे पास क्या कहलाएगा? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। और इसके अंदर मुझे मिलेंगे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। यहाँ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स लगे हुए होंगे। एंड अराउंड द न्यूक्लियस वी हैव दीज सर्कल्स। इन सर्कल्स को कहते हैं बेटा हम इलेक्ट्रॉन शेल्स। एंड ये जो क्रॉस है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को रिजेंबल करे। मतलब कि अराउंड द न्यूक्लियस वी हैव इलेक्ट्रॉन शेल्स, जिनमें बेसिकली हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ होगा। ठीक है। तो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जिसको मैंने यहाँ मेंशन भी करा हुआ है कि न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड वी आल्सो हैव इलेक्ट्रॉन्स व्हिच ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन शेल्स। ठीक है। तो नाउ टेक अ मिनट, आराम से तसल्ली से इस पूरी बात को देखें। ये वाली जो बात है ना, इसको फॉर नाउ अभी हम इग्नोर करते हैं। इस पूरे केस को, इस तराजू वाली पूरी बात को इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह आई विल बी डूइंग इट इन डिटेल, वेरी डिटेल इन मोड्स। ठीक है। जल्दी से पहले बेटे इस पूरे बात को सब गो थ्रू कर लें, इस पूरे पार्ट को, एंड देन लेट मी नो, फिर आगे चलते हैं। कम ऑन जल्दी से कह रहे हैं। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है छोटी सी बात का, वो ये है, ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं फिर समझते हैं। वो हमसे कह रहे हैं अ नेचुरली अकरिंग एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब एक नेचुरली अकरिंग एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब बच्चे ना इस स्टेटमेंट को बहुत गलत डायरेक्शन में लेते हैं। देखिए बेटा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और स्टेबल, ये दो अलग वर्ड्स हैं। यहाँ छोटी सी बात को आज हम सब बच्चे क्लियर करेंगे कि सर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है बेटे। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड स्टेबल, ये दो अलग अलग टर्म्स है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड स्टेबल क्या है? दो अलग अलग टर्म्स है। बहरहाल स्टेबिलिटी वाली बात को आगे देखेंगे। फॉर नाउ इस पे आते हैं। वो हमसे कहते हैं कि अ नेचुरली अकरिंग एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको ये कहता हूँ कि देखें बेटा, कोई भी आपके पास नेचुरली अकरिंग एटम होगा ना,
उसके अंदर यू वुड हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ देखिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। व्हाई? बिकॉज इन अ नेचुरली अकरिंग एटम वी हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, सो देयर चार्ज कैंसिल आउट ईच अदर मेकिंग एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब कि जितने भी आपके पास नेचुरली अकरिंग एटम है दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। व्हाई? बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये वाली बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, अभी इसको समझेंगे जल्दी से इंशाल्लाह, इट वुड बी सुपर क्लियर फॉर अस होपफुली। इसको जल्दी से समझते हैं। ओके, तो अगर हम सोडियम की बात करते हैं ना, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन्स है एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स है। अब सवाल ये है कि मुझे कैसे पता चला सोडियम में 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स है? तो इंशाल्लाह मैं आपको भी नीचे सिखाऊंगा, आपको भी पता चल जाएगा। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे आप उन सारे एलिमेंट्स की प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बता पाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं सोडियम एलिमेंट की बात करता हूँ, हम गोना से इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स है एंड वी हैव 11 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें, हमने ये बात पढ़ी थी कि प्रोटॉन का जो रिलेटिव चार्ज होता है दैट इज +1। हाउ एवर एक प्रोटॉन का देखें, एक प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज होता है +1 एंड एक इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज होता है -1। अब आप मुझे बताएं एक बात को सोच के कि एक प्रोटॉन का अगर रिलेटिव चार्ज +1 है तो 11 प्रोटॉन्स का कहना है इसे रिलेटिव चार्ज +11 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिकॉज अगर एक प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज +1 होगा तो फिर 11 प्रोटॉन्स का रिलेटिव चार्ज +11 हो जाएगा। हाउएवर एक इलेक्ट्रॉन का जब रिलेटिव चार्ज -1 है तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स का जो रिलेटिव चार्ज होगा वो -11 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें, सोडियम में +11 -11 प्लस माइनस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 0 आना मुझे ये बात बता रहा है कि अनैचुरली अकरिंग एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब उसके ऊपर कोई ओवरऑल चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है कि नो ओवरऑल चार्ज। हर नेचुरली अकरिंग एटम के अंदर बेटा वी हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट होते हैं, जितने भी नेचुरली अकरिंग एटम्स होते हैं, उनके अंदर हमारे पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक बहुत अच्छी एग्जांपल क्लोरीन की भी है। क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन के अंदर बेटा वी हैव 11 17 प्रोटॉन्स एंड 17 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो 17 प्रोटॉन्स का मतलब है +17 चार्ज हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है -17 चार्ज हो जाएगा। +17 -17 ओवरऑल 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये पूरा केस है हमारे पास। ठीक है जी, सब बच्चों को क्लियर है? कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? ये नेचुरली अकरिंग एटम वाली बात सबको क्लियर है कि हर नेचुरली अकरिंग एटम के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देयरफॉर इट वुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, शामिर आई अप्रिशिएटेड, मराहिम का भी रिस्पॉन्ड आ गया, रुमैसा, नबील, ओके, जल्दी से बेटा रिस्पॉन्ड मी। क्लियर है? ओके, नबील गॉट इट, आगे चलूं? ग्रेट यस। ग्रेट गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो जल्दी से आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल की जो हिस्ट्री है ना, वो बहुत अच्छी हिस्ट्री है। एंड इसमें एक साइंटिस्ट है बेसिकली, उन्होंने काफी रोल प्ले करा है। एक साइंटिस्ट काफी मशहूर है पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के लिए। तो ही इज, ओ माय डेज, दिस हैज नेवर हैपेंड टू मी। ये क्या हो गया? नेवर माइंड नेवर माइंड, खैर है खैर है खैर है, चले। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। गाइस प्लीज क्विकली रिस्पॉन्ड मी, स्क्रीन में सबको विजिबल है? यस और नो? गाइस सबको स्क्रीन विजिबल है?
ऑलराइट, चले 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 चले। तो देखें, अगर मैं आप लोग को पीरियोडिक टेबल का बताऊं ना बेटा, तो पीरियोडिक टेबल बेसिकली क्या होता है कि ये एक ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। ये एक पूरा टेबल है जिसके अंदर हमारे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, जिसमें एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मतलब कि पीरियोडिक टेबल में बेटा क्या होता है कि हमने एलिमेंट्स को अरेंज करा हुआ है, और कैसे अरेंज करा हुआ है कि वो बेसिकली उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। अब सर सवाल ये है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। उससे पहले ना हम जल्दी से इधर आते हैं और जरा पीरियोडिक टेबल को डीपली देखते हैं। अगर आप यहाँ देखें, दिस इज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जितने भी दुनिया में अभी तक एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, वो सारे एलिमेंट्स को उन्होंने यहाँ पे एक टेबल फॉर्मेट के अंदर जो है ना बेसिकली अलाइन किया हुआ है। ठीक है, बाय द वे व्हाट इज एन एलिमेंट? एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस। जिसको मैं मजीद फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकता, वो मेरे पास क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट्स जो है ना एक ऑर्डर में बेसिकली वो हुए हुए आइकन से डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। अगर आप यहाँ गौर करें, जैसे कि मैं अगर सोडियम पे आता हूँ, तो सोडियम पे देखने के बाद मुझे क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर, ओके दैट्स ग्रेट मरहम। अच्छा जी, सोडियम की अगर हम बात करें, तो सोडियम पे एक नंबर 11 है, एक नंबर 23 है। तो एक बेटा छोटा नंबर है, एक बड़ा नंबर है। अब ये बिगर वन, ये स्मॉलर वन, ये कौन से नंबर है? इनको हमने अभी पढ़ना है। जल्दी से आते हैं। ये जो मैंने एक्स लिखा हुआ है ना, दिस एक्स इज बेसिकली द सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये एक एलिमेंट का सिंबल है, जिसमें ये कैपिटल ए इज बिगर वन एंड ये जेड इज बेसिकली स्मॉलर वन। जो कैपिटल ए आपके पास जो होता है ना, ये हमेशा बड़ा वाला नंबर होगा, और जो जेड वाला होगा उसको हमेशा स्मॉल छोटा वाला नंबर कहेंगे। जो कैपिटल ए है वो बेसिकली आपके न्यूक्लियॉन नंबर को शो करेगा, और इसका एक और नाम मास नंबर भी है, इसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं। अब सर बात ये न्यूक्लियॉन नंबर क्या है? सो दिस न्यूक्लियॉन का जो ये मतलब है ना, ये जो वर्ड है न्यूक्लियॉन, इसका मतलब है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये जो कैपिटल ए जिसको हम बिगर वन कह रहे हैं, ये न्यूक्लियॉन नंबर है बेटा, जो कि मास नंबर भी कहलाता है, एटॉमिक मास भी कहलाता है, एंड इट इज दी सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब कि एक एलिमेंट के अंदर जितने प्रोटॉन्स और जितने न्यूट्रॉन्स होंगे, जब हम इन दो नंबर्स को सम कर देंगे, तो हमारे पास न्यूक्लियॉन नंबर बच जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा हो। ठीक है, हाउ एवर अगर मैं जेड पे आता हूँ, जो कि मेरा एक स्मॉलर नंबर है, ये बेसिकली एटॉमिक नंबर को डिनोट कर रहा है, जिसको हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। ठीक है, एंड ये एटॉमिक नंबर क्या होता है क्या नहीं होता, इन बातों को समझते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियॉन नंबर को क्लियर करते हैं। अ न्यूक्लियॉन नंबर ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ टोटल प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, उनका जब आप सम करेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो बेसिकली बेटे न्यूक्लियॉन नंबर कहलाएगा। हाउएवर जो प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर होता है, इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। मतलब कि आपका जो छोटा वाला नंबर होगा, जिसको मैं जेड से डिनोट कर रहा हूँ बेटा, वो क्या शो करेगा कि एक एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स वाली बात को इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, बाकी मसला यहाँ एक छोटी सी बड़ी कंफ्यूजन होती है, उसको पहले ही कैटर कर लेते हैं। देखो बेटा गौर से देख लो, दिस इज न्यूक्लियॉन नंबर। ये मैंने न्यूट्रॉन नंबर नहीं लिखा है, बिकॉज दुनिया में न्यूट्रॉन नंबर नामी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। देयर डजंट एग्जिस्ट एनीथिंग एज न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, न्यूट्रॉन नंबर नामी दुनिया में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे पास एक नाम एग्जिस्ट करता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन नंबर। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? देयर डजंट एग्जिस्ट एनीथिंग एज न्यूट्रॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर। ठीक है, हमारे पास सिर्फ न्यूक्लियॉन नंबर का एक वर्ड है। ओ नबील, यू आर हैविंग सम नेटवर्क इश्यूज, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? कैन यू हियर मी? ऑलराइट, आई एम रिकॉर्डिंग द लेसन, वो इंशाल्लाह ड्राइव लिंक पे हम अपलोड कर देंगे। बट आई वुड अप्रिशिएट अगर तुम थोड़ा सा जस्ट ट्राई अगेन और समथिंग। बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी गाइस? आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? एम ऑडिबल? ग्रेट, ठीक है जी, ठीक है, चले हम आगे चलते हैं। नेवर माइंड, हम ये कह रहे थे कि देखें दुनिया में देयर डजंट एग्जिस्ट एनीथिंग एज न्यूट्रॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर। हाँ, बस यहाँ पे न्यूक्लियॉन नंबर नामी एक नंबर एग्जिस्ट जरूर करता है। ठीक है, अब जरा जल्दी से ना इस पूरे केस को खुद से ही डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से, ताकि यू नो विल हैव अ वेरी गुड आइडिया अबाउट द स्टफ। ओके, तो देखें, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। अब मैं ना पीरियोडिक टेबल पे मैं गया, लाउड एंड क्लियर, ओके ग्रेट ग्रेट, थैंक यू।
सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम का एक नंबर है 11, एक नंबर है 23। ठीक है, 11 मेरे पास बेसिकली छोटा नंबर है, राइट, एंड 23 इज बेसिकली द बिगर वन। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले आना है और मैं इसको ना कंपेयर करता हूँ इससे। मैंने बोलना है कि देखिए सर, हमारे पास आपने क्या बताया था। अच्छा, अक्सर ना बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, कुछ पेपर्स में आपको ना 11 ऊपर मिलेगा और 23 नीचे, कुछ पेपर्स में ऐसे मिलेगा 23 ऊपर 11 नीचे। तो बेटा वी डोंट रियली केयर अबाउट दिस, चाहे 23 ऊपर हो चाहे 23 नीचे हो, हमें इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास कौन सा नंबर बड़ा वाला है, कौन सा नंबर छोटा वाला है। जल्दी से आते हैं, ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, बिगर वन। बिगर वन का मतलब क्या है, न्यूक्लियन नंबर। ठीक है, जिसको हम मास नंबर भी कहते हैं, राइट। तो ये 23 बेसिकली मेरा क्या है, बिगर वन है, जिसको हम बड़ा नंबर कहते हैं। दिस इज माई बिगर वन। यानी बिगर वन का क्या मतलब है कि सर ये कौन सा नंबर है, न्यूक्लियन नंबर है। न्यूक्लियन नंबर का मतलब क्या होता है, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। इसके दो और नेम्स है, एक नाम है एटॉमिक मास, एक नाम है मास नंबर। ठीक है, तो ये बिगर वन आ गया। फिर ये 11 जो है ना मेरा, बेसिकली ये क्या है, ये स्मॉलर वन है। स्मॉलर वन से मेरा मतलब है कि इसका नाम क्या होगा, या तो एटॉमिक नंबर आप बोलेंगे इसको, या तो इसको आप बोलेंगे प्रोटॉन नंबर। आज यू गोना कॉल इट एज एटॉमिक नंबर और यू गोना कॉल इट एज प्रोटॉन नंबर। ठीक है, ये आपका है स्मॉलर वन। ठीक है, मुझे बताओ यहां तक की बात सबको क्लियर है, यस और नो? गाइस गॉट इट, आगे चलो। ओके ग्रेट। अब ना, सबसे पहले जब मैंने दोनों नंबर्स को आइडेंटिफाई करा, तो मैंने बोला कि देखिए सर, जो ये 11 है ना मेरा, दिस इज माई प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर, जो मुझे क्या बताता है, इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। मतलब कि अगर ये 11 है, इसका क्या मतलब है कि सर हमारे पास एक नेचुरली अकरिंग एटम के अंदर 11 प्रोटॉन्स। ठीक है, मेरे पास सोडियम के अंदर कितने प्रोटॉन्स है, 11 प्रोटॉन्स है। मुझे कैसे पता चला, बाय हैविंग अ लुक ओवर दी स्मॉलर वन, जिसको हम प्रोटॉन नंबर कहते हैं। ये मेरा क्या हो गया, 11 कहलाएगा। ओके, फिर जब मैंने सोडियम प्रोटॉन्स क्या 11 लिखा ना, मुझे फौरन से ये वाली स्टेटमेंट याद आई। ये स्टेटमेंट क्या कह रही थी कि ऑल नेचुरली अकरिंग एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। हर नेचुरली अकरिंग एटम के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब अगर सोडियम में 11 प्रोटॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी बेटा 11 ही होंगे, 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हाउएवर अगर मैं न्यूट्रॉन्स की बात करता हूं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ये जो न्यूक्लियन नंबर है ना 23, इसको सब्ट्रैक्ट करें बाय 11। तो अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 23 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय 11, यू कैन गेट 12। तो ये आपका बेसिकली क्या है कि एक सोडियम के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है जी गाइस, गॉट दिस थिंग, ये बात सबको समझ आ रही है कि सोडियम के अंदर वी हैव 11 प्रोटॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स। कि हमारे पास प्रोटॉन्स भी 11 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है एंड न्यूट्रॉन्स वी हैव 12, वी हैव 12 न्यूट्रॉन्स इन सोडियम। एक एग्जांपल होगा, एक और एग्जांपल करते हैं जल्दी से जल्दी से, तो ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन को अगर हम पेट्रोल में देखेंगे, जल्दी से ऊपर आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑक्सीजन में देखें 8 और 16, एक छोटा नंबर एक बड़ा नंबर, 8 एंड 16। अब बेटे आपने जैसे देखा कि प्योर टेबल में ऊपर 8 लिखा हुआ था और नीचे 16 लिखा हुआ था, राइट। मैंने यहाँ नीचे 8 लिखा हुआ है, ऊपर 16 लिखा हुआ है, राइट। सो एज आई सेड, वी रियली डोंट केयर अबाउट दिस थिंग, चाहे ऊपर कुछ भी लिखा हो नीचे कुछ भी लगा हो, हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सा बड़ा वाला है एंड कौन सा छोटा वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, जल्दी से मुझे बताएं, ऑक्सीजन जो है बेसिकली 16 जो है, कैन आई से इट इज, दिस इज द बिगर वन, एंड दिस नाइट्रोजन, दिस 8 इज बेसिकली दी स्मॉलर वन। मुझे जल्दी से आप लोग बताएं कि इसमें से न्यूक्लियन नंबर कौन सा है एंड प्रोटॉन नंबर कौन सा है। कम ऑन, रुमैसा, मराहिम, शामीर गाइस। ओके, सो बिल्कुल बिल्कुल मराहिम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो हमारे पास 8 है,
दिस इज बेसिकली द प्रोटॉन नंबर और द एटॉमिक नंबर। मुझे कैसे पता चला? बिकॉज सर आपने ऊपर लिखवाया था कि स्मॉलर वन क्या होता है, प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर। सो दिस इज बेसिकली दी, this 8 is basically gonna be my, where is that? Okay, wait, just 1 second. This 8 is gonna be my proton number, okay? मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, this is gonna be my proton number. इसके आगे मैंने क्या लिख दिया बेटा? 8 लिख दिया। प्रोटॉन नंबर 8 है, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के अंदर 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। देखो मेरी बात सुनो, जो ये वर्ड है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसका मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। हाउएवर प्रोटॉन नंबर एक अलग से नंबर है जिसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, एंड न्यूक्लियॉन भी एक नंबर है, राइट, जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। एंड एज मैंने ये बात डिस्कस की थी कि इन ऑल नेचुरली अकरिंग एटम्स वी हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर प्रोटॉन्स 8 हैं, सो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे बेटे? 8 ही हो जाएंगे। एंड व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रॉन्स, तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स कैसे आ जाएंगे? आई टोल्ड यू गाइस कि हमने क्या करना है, जल्दी से ऊपर आते हैं। हमने बड़े वाले को छोटे वाले से, मतलब कि यू नीड टू सब्ट्रैक्ट a minus z. What is a? This is the bigger one. So always go for bigger one minus smaller one. Which one is the bigger one? Bigger one क्या है? 16 है। So I'm gonna do 16 minus 8 and मेरा आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, राइट। सो इस तरीके से आप दुनिया में जितने भी नेचुरली अकरिंग एटम्स हैं उन सब के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को आइडेंटिफाई फॉर श्योर कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके जी गाइस, प्लीज एवरीवन टेल मी, किसी को कुछ पूछना है, कोई टेंशन, कोई परेशानी? अच्छा जी, सो आप लोग का होमवर्क क्या है कि आप लोग मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, निकल, जिंक, फ्लोरीन, फास्फोरस एंड सल्फर, इन सारे एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में ढूंढे। और जिस तरह मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना कि सोडियम को, ऑक्सीजन को, ठीक है, इनके सिंबल्स को लिखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन सबको मेंशन करें। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सबको मेंशन करें। और इन सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर, जिस तरह सोडियम और ऑक्सीजन का काम हुआ है ना, आप लोगों ने इन सारे एलिमेंट्स का ऐसे ही काम करना है। ठीक है, तो ये काम आप लोगों ने करना है। एंड आई थिंक मैंने ये बात पहले बताई थी, बट मैं फिर भी बता देता हूँ, जो भी मैं होमवर्क दूंगा आप लोग उसको करेंगे अपने पास नोटबुक में, और उसको कैम स्कैन से स्कैन करके इन अ पीडीएफ फॉर्म मुझे भेजेंगे। नहीं तो फॉर नाउ आप मुझे फोटोज भी भेज दोगे तो भी चल जाएगा। बड़े होमवर्क्स के लिए आई वुड से कि पीडीएफ वुड वर्क बेटर, बिकॉज उसमें मार्किंग भी करनी होती है, राइट। तो आप लोग का ये छोटा सा होमवर्क है, ये लाजमी करना है। हमारी नेक्स्ट क्लास संडे को होगी 2 to 3 PM, एंड उस क्लास के अंदर ये है कि वी गोना डिस्कस आइसोटोप्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एंड उसके बाद इसका कुछ ट्रेंड वाला पार्ट है। सो होपफुली ये चैप्टर उस दिन कंप्लीट हो जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आवर नेक्स्ट क्लास विल बी इंशाल्लाह ऑन संडे 2 to 3 PM। ये हमारा फर्स्ट वीक था। मंडे को भी मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया, इवन टुडे मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया। मैं इंशाल्लाह जो है संडे वाली दिन हमारा लाइक यू नो काइंड ऑफ से ओरिएंटेशन वीक टाइप खत्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग प्रॉपर पेज पे आएंगे। एंड इंशाल्लाह लाइक यू नो हमें जनवरी का एक और वीक मिलेगा, अभी जो कमिंग मंडे से आएगा। एंड देन फरवरी से आप सब बच्चों को एक प्लान मिलेगा कि मेरे साथ किस तरीके से खुद को लेके चलना है, किस तरीके से मैंने पढ़ाना, मतलब मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा और आपने किस तरीके से खुद को प्रिपेयर करना है, बिकॉज तैयारी आपने खुद करनी है। ठीक है बेटा, तो ये सारा हमारा प्लान होगा। अभी हमारे पास पिछले कुछ 8 मिनट रह गए हैं, एंड ये है कि